समाज नहीं है। और इसी में हम सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रोहित ठाकुर जी हैं। आप हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। स्टेज पर प्लीज सर आप आए। और इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा। अनुराग, ओवर टू यू और इस सेशन की करें आप शुरुआत। जी रोहित जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, रोहित जी बड़ा जाना माना चेहरा है हिमाचल में और युवाओं की धड़कन रोहित जी को कहा जाता है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री होते थे रामलाल ठाकुर जी, उनके पौत्र हैं रोहित ठाकुर जी। और अब जो हैं हिमाचल की राजनीति में अगर हम बात करें तो हिमाचल के इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं। तो रोहित जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि 2020 में जो न्यू शिक्षा प्रणाली अभी जो आई है उसको कहाँ तक आप लोगों ने जो है वो अभी इस्टेब्लिश किया है? जी, आप जानते ही है कि हिमाचल प्रदेश उन पायनियर स्टेट्स में था जिन्होंने जब 2020 में, जैसे आपने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई थी, तो हम अग्रणी प्रदेश थे जिन्होंने उसे लागू करने की अनुशंसा की थी। और ये एकदम से भी संभव नहीं है, क्योंकि आगामी 25-30 साल में किस तरह से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उस सोच के साथ इस नीति को लाया गया था। पी सरकार के कार्यकाल के दौरान भी इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी रहा था। वर्तमान सरकार का भी लगभग कोई 1 वर्ष के आसपास का कार्यकाल हुआ है जी। और निश्चित रूप में जिस तरह से एनईपी का मैंडेट था उसके अनुसार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हमारे आधुनिक भारत के, हिमाचल प्रदेश के आने वाले समय में जो हमारा युवा वर्ग है इनको बेस्ट एजुकेशन मिले। इस सोच के साथ प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। रोहित जी, इसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि जब भी हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं लगातार इसमें प्रयास होता रहा है। हिमाचल में भी अगर हम बात करें, भारत के स्तर पर बात करें तो हिमाचल बड़ा शिक्षित राज्य माना जाता है। परंतु अगर हम उसके बाद भी बात करें तो पूर्व सरकारों में और आपकी जो सरकार अब आई है, इनमें अब क्या ऐसा लगता है कि किस तरह की गुणवत्ता जो है वो ऐड की जाएगी? आप जानते ही है कि 1 वर्ष किसी भी सरकार या कि विभाग के मूल्यांकन करने के लिए समय होता है। सही दिशा से और सही दृष्टिकोण से जो कार्य वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही या अपने अपने विभागों में हम सब कर रहे हैं, इसके परिणाम, इसके सार्थक परिणाम आगामी 2-3 वर्षों में आएंगे। जहां जैसे आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस जगत में हिमाचल प्रदेश ने एक अच्छा नाम कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश की लगभग सभी सरकारों ने आपकी शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। जहां प्रदेश जब अस्तित्व में आया था मात्र 8% के आसपास हमारी जो साक्षरता दर थी वो बढ़कर 88% हुई है। आपका अगर हम हिमाचल की बात करें, सिर्फ एक कॉलेज शायद मंडी का कॉलेज था और आज आपके 150 से अधिक सरकारी महाविद्यालय है। ये स्थिति स्कूलों की थी। मात्र 200 के आसपास आपके स्कूल पूरे प्रदेश में थे। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 16,000 के आसपास हो चुकी है। और निरंतर कई दशकों तक हिमाचल प्रदेश जो टॉप 3 स्टेट्स थी उसमें हमारी गिनती होती थी। एक्सपेंशन हुई, लेकिन एक्सपेंशन के साथ कहीं ना कहीं क्वालिटी के मामले को देखते हुए कहीं हम पीछे रहे हैं। और वर्तमान सरकार का जो मुख्य फोकस रहेगा वो अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हिमाचल में हो, सरकारी स्कूल्स में हो, इस ओर सरकार और विभाग कार्य कर रहा है। बिल्कुल रोहित जी, इसमें सबसे बड़ी बात है अगर हम बात करें, जैसे आपने ओवरऑल देखा होगा हिमाचल में नहीं बल्कि और राज्यों में भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तरफ बच्चों के पेरेंट्स का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा रहता है। सरकारी स्कूलों में अगर हम बात करें, जो बच्चों की मतलब क्वांटिटी है वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज होती जा रही है और बच्चे वहाँ पर सरकारी स्कूलों में नहीं पहुँच पा रहे। क्या लगता है कि उसको कैसे सुधार करेंगे आप? मैं समझता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि लिबरलाइजेशन के बाद, चाहे वो
स्कूलों की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, जिस तरह से हमारा निजी क्षेत्र ने अपना, मैं समझता हूँ, अपनी एक्सपेंशन कही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा सरकारी तंत्र, अगर मैं शिक्षा क्षेत्र की बात करूं, वो प्रभावित हुआ। जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 15 लाख के आसपास हमारी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। एक समय था कि लगभग 100% हमारे ही सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। हमारे, चाहे आपके प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की बात हो, चाहे वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात हो, ये सभी सरकारी स्कूल्स के स्टूडेंट हैं और मैं समझता हूँ अपना एक अच्छा प्रभाव रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कुछ वर्षों से निजी क्षेत्र ने भी इसमें काफ़ी, मैं समझता हूँ, जो हमारी स्पेस थी वो उन्होंने प्राप्त की है और करना भी चाहिए। चलो, वो भी किसी ना किसी दृष्टिकोण से इसी, मैं समझता हूँ, शिक्षा के प्रचार प्रसार में कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा रहा है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में किस तरह से हमारा अपना बेस्ट एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में मिले, निजी क्षेत्र में भी, चलो वो उनकी अपने, मैं समझता हूं, निजी स्कूलों की बातें हैं, लेकिन प्रदेश के स्कूल हमारे बेहतर हो, बेस्ट यहाँ पर मैं समझता हूँ एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले। इस सोच के साथ, चाहे हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स की बात हो जी, साथ ही साथ जो हमारे अच्छे टीचर्स हैं उनको विदेश भेजने की बात हो, चाहे आपके क्लास फर्स्ट से इंग्लिश को एक माध्यम के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में, मुख्य सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को देने की बात हो, इस तरह से बहुत से निर्णय मैं समझता हूँ क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ वर्तमान सरकार ने लिए हैं। रोहित जी, वही सबसे बड़ी बात है। जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में जब आदमी की बच्चा जब स्कूलिंग करता है तो पहले से एक माइंड सेट होता है कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे रोजगार मिलेगा। तो किस तरह से ऐसा रहेगा कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है जिससे जो युवा वर्ग है वो उनको कुछ फायदा मिल सके? जी, क्वालिटी एजुकेशन के साथ जॉब बेस्ड एजुकेशन, रोजगार युक्त शिक्षा हो, इस सोच के साथ भी सरकार कार्य कर रही है। चाहे हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो, उसमें भी हमारे वोकेशनल ट्रेड्स सुदृढ़ किए जाए, हमारी जॉब बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट और जॉब बेस्ड एजुकेशन समय की पुकार है, नीड ऑफ द आवर है। जहां हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाहे आप मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, और उसका अनुपात भारतवर्ष के साथ करें तो एक बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। आज वर्तमान सरकार का पूरा फोकस रहेगा कि जॉब बेस्ड एजुकेशन को भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्राथमिकता मिले, चाहे वो मेरे विभाग शिक्षा विभाग की बात आती है, चाहे वो तकनीकी शिक्षा विभाग की बात आती है, क्योंकि ये भी लगभग कोई 1 वर्ष के आसपास ये महत्वपूर्ण विभाग भी मेरे पास रहा है। इसमें भी आज के समय में जो रेलेवेंट आपके ट्रेड्स थे, कोर्सेज थे, सब्जेक्ट्स थे, वो प्रारंभ किए गए। जैसे डाटा साइंस की बात हो, रोबोटिक्स की बात हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रेड की बात हो, सोलर टेक्नीशियन की बात हो, इस तरह के काफ़ी नए ट्रेड्स, कोर्सेज हमने अपने तकनीकी शिक्षा विभाग में भी प्रारंभ किए थे। रोहित जी, इसमें अब अगर हम बात करें स्कूली शिक्षा में, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो बहुत सा ऐसा हमारे हिमाचल में बहुत से पद जो हैं अभी भी खाली हैं स्कूलों में, और बच्चे जो हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो क्या सरकार ऐसा है कि कुछ पदों को जो है वो नए भर्तियां हों जिससे टीचर्स जो हैं अवेलेबल हो जाएं? हमारे प्रदेश की विभाग की ये भी एक विडंबना है कि जहां पूरे भारतवर्ष का टीचर और जो स्टूडेंट का रेशियो है, आपका अगर आप कंट्री की बात करेंगे, हर 30 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है, और हिमाचल का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से काफी अच्छा है। यहाँ पर 13 बच्चों के पीछे एक टीचर है, लेकिन समस्या जैसे आपने बताई वो बनी हुई है। उसका मुख्य कारण है कि जो हमारा
प्रदेश क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, जैसे मैं चंबा जिला की बात करूं, जी आपके सिरमौर जिला की बात करूं, अपने ही जिला शिमला की बात करूं, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं लाहौल स्पीति किन्नौर की बात करूं, कई जिले ऐसे उदाहरण के तौर पे मंडी जिले की बात हो, वहां पर भी हमारे सिराज का क्षेत्र है, आपका पद्दर का दरंग का क्षेत्र है, चाहे वो कुल्लू जिले के कुछ आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करो, एक तरह का असंतुलन बना हुआ है। कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में एक तरह से स्टाफ आपका पर्याप्त है, कई जगह ओवर स्टाफ है, और आपके जो हमारे ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर एक तरह से अभी निजी क्षेत्र के स्कूलों ने भी अपना, मैं समझता हूं, अपना आप को स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि वो हिली ट्रेन है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर स्टाफ की काफी समस्या रहती है। हालांकि जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीय औसत से आपका तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदेश बेटर प्लेस्ड है। मेरा प्रयास रहा है विशेषकर जो हमारे दुर्गम जिले हैं जहां पर स्टाफ का अभाव रहता है उनको प्राथमिकता मिले, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि विशेषकर एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर ना हो, भविष्य में इससे संबंधित भी नीति आए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे ट्रांसफर पॉलिसी की बात बड़े लंबे समय से चलती है, चलो पॉलिसी जब आए तब आए, क्योंकि इसमें कई चीजें इन्वॉल्व है, क्योंकि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है जी, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में 2,25,000 कर्मचारी है, अधिकारी है। हमारे शिक्षा विभाग में ही हायर और एलिमेंट्री विभाग में लगभग कोई 1,10,000 से अधिक की संख्या है। इसके अलावा जो हमारे मिड डे मील वर्कर्स है, आउटसोर्स के माध्यम से कई लगे हैं, कोई समग्र शिक्षा के माध्यम से लगे, ये एक अलग संख्या बनती है। पूरे प्रदेश का जो बजट होता है 20% के आसपास वो हमारा शिक्षा क्षेत्र पे लगता है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, इसको पूरा किया जाएगा। और मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री का, समस्त कैबिनेट के सदस्यों का, जिन्होंने एक ही गो में, एक ही कैबिनेट मीटिंग में लगभग कोई 6,000 पदों की स्वीकृति दिलवाई, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में 12,000 के आसपास आपके पद रिक्त थे। और आपको पता ही है कि इन पदों को भरने के दो आपके तरीके होते हैं, बैच वाइज और आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और जैसे ही मैं समझता हूं इसके आपकी काउंसलिंग क्योंकि अंतिम स्टेज पे पहुंच चुकी है, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा उन जिलों को, उन विधानसभा क्षेत्रों को जहां पर आपका स्टाफ का अभाव है, इस गैप को पूरा किया जा सके। जैसे रोहित जी आप बता रहे हैं कि आपके पास आउटसोर्स वर्कर भी हैं और डेली मिड डे मील के वर्कर्स भी हैं, उन लोगों के लिए क्या कोई पॉलिसी ऐसी है कि ताकि वो स्थायित्व को प्राप्त करें? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत परेशान हैं, आम जनता इस बात के लिए हमेशा, मिड डे मील के वर्कर्स जो हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारा कोई स्थायी पॉलिसी कोई ऐसी बनेगी जो आम जनता को जो है वो राहत दे सके। चाहते तो हम बिल्कुल है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस ओर प्रयास किए जाए, लेकिन आप जानते कि वर्तमान में प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है किससे छुपी नहीं। हर हिमाचली में अभी पिछले विधानसभा जब आपका मॉनसून का सेशन था, एक डॉक्यूमेंट हमारी वित्तीय स्थिति से संबंधित व्हाइट पेपर हमारे डिप्टी सीएम मुकेश जी ने ले किया था, जिसमें बहुत ही मैं समझता हूं चिंताजनक फिगर्स आपको देखने को मिले होंगे। हर हिमाचली में लगभग कोई 1,02,000 का ऋण है, लगभग कोई 76,000 करोड़ के आसपास का ऋण हमारे को पिछली सरकार से मिला। और वर्तमान में भी आप जानते हैं कि प्रदेश के अपने आय के साधन सीमित है, और इन पॉलिसियों को बनाने में, लोग को रेगुलर करने के में आपको मैं समझता हूं अपना आय का होना अत्यंत आवश्यक है, आपकी इनकम का होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान सरकार जिनका फोकस है, हमारी सरकार का फोकस है कि अपने आय के साधन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, ताकि आने वाले समय में प्रदेश का और सर्वांगीण विकास हो।
रोहित जी, अगर हम बात करें, जैसे अभी हम पहले भी ये चर्चा कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो क्या सरकारी स्कूलों में, जैसे अब बात कर रहे हैं डिजिटल करने की, हर चीज़ को डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं वो अब सरकारी स्कूलों में भी होने चाहिए? जैसे आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इंग्लिश करने चाह रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे ही वो वर्किंग करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं, तो क्या स्मार्ट क्लासेस की तरफ भी कोई ध्यान दे रही है सरकार? ये भी वर्तमान सरकार की विभाग की प्राथमिकता है। जहां मैंने पहले कहा कि पूरे प्रदेश में 16,000 हमारे स्कूल्स हैं, उसमें से 850 स्कूल्स को हम स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा स्टाफ आपको उपलब्ध होगा। जैसे आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, उनको प्राथमिकता मिलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, आधारभूत ढांचे से संबंधित, मैं समझता हूं हमारी बातें स्कूल से संबंधित हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही साथ जो हमने क्लस्टर स्कूल्स भी, मैं समझता हूं एक सोच के साथ नीति लाई है, इसका भी यही तात्पर्य है कि जो आपकी कमियां एक दो स्कूलों की है, आपस में उसको शेयर करके अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो स्टाफ के रूप में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर ग्राउंड नहीं है और जहां पर आपका ग्राउंड उपलब्ध है, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी महत्वपूर्ण है पर्सनैलिटी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जितनी आपकी शैक्षिक गतिविधियां हैं। तो इस सोच के साथ भी, चाहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हो, चाहे वो मैं समझता हूं क्लस्टर स्कूल्स की बात हो, ये बहुत से कदम शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ले रही है। रोहित जी, उसी से जुड़ता हुआ एक अंतिम, मैं आपसे चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूँगा। रोहित जी, अगर आपने देखा होगा कि अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के पास रहता है। प्राइवेट स्कूल्स के पास हालांकि कम है पर बच्चे ज़्यादा हैं। और हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, उनके सुधार के लिए अगर हम बात करें, सरकार क्या उस विषय पर सोच रही है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है डेवलप करना चाहिए? कुछ जगह ये आपने जो बिल्डिंग से संबंधित बात भी कही है, कुछ बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन कई जगह इसके विपरीत है। कई करोड़ों की आपकी बिल्डिंग्स, चाहे वो कॉलेजेस की है, स्कूल्स की है, बनी हुई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा स्टाफ है, उसके बावजूद भी, जैसे मैंने कहा, एक वर्तमान में भी एक ट्रेंड सोसाइटी में जो ये प्राइवेट स्कूल्स के प्रति आया है, आपको वहाँ पर कम स्पेस होगी, इतना ट्रेंड मैन पावर भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी लोग, मैं समझता हूँ, निजी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से प्रयास करेगी कि पुनः हमारे बच्चे हमारे सरकारी स्कूल्स में आए, यहाँ पर उनको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिले, जॉब बेस्ड एजुकेशन मिले। ये वर्तमान सरकार का फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत रहे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच में आने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो रोहित ठाकुर जी से आग्रह है कि आप प्लीज स्टेज पे रहे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी